देश में सीएए लागू होने के बाद अब शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की कवायद तेज हो गई है। राजस्थान में भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म के ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता मिलना आसान हो गया है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आ चुके थे। इसके लिए पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने आवेदन किए और जिला स्तरीय कमेटी ने उनके आवेदनों की और दस्तावेजों की जांच की। मुख्य बात है वो ये है कि उनका भारत में आना 31 दिसंबर 2014 से पहले वो भारत में आए हुए हों, उन्हीं को का डॉक्यूमेंट सत्यापन अभी सीए के अंतर्गत किया जा रहा है। मिलान करने के बाद उनके उचित पाए जाते हैं तो उनको साइट पे हम अपलोड कर देंगे। फिर उनकी वेरिफिकेशन होगी विभिन्न एजेंसियों द्वारा और लास्ट में फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी सत्यापन करेगी, स्टेट लेवल कमेटी फिर जो है इनको नागरिकता प्रदान करेगी। भारतीय नागरिकता के लिए पहुंचे आवेदकों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने आवेदन दिए और देश के प्रति निष्ठा की शपथ ली। सीएए के तहत नागरिकता लेने के लिए आवेदक भी खासे उत्साहित दिखे, क्योंकि अब तक भारतीय नागरिकता नहीं होने से आवेदकों को सरकारी सुविधाओं से महरूम होना पड़ रहा था और उन्हें पढ़ाई और रोजगार के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे थे। सीएए को लेकर देश में उठे विरोध के सुर को आवेदकों ने खारिज किया। आवेदकों ने कहा कि न तो हमें देश से निकाला जा रहा है और न ही नागरिकता से रोका जा रहा है, बल्कि सीएए लागू होने से भारतीय नागरिकता मिलने की राह और आसान हो गई है। तो अब जब सिटीजनशिप मिल जाएगी तो मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं पीजी कोर्सेज के अप्लाई कर पाऊंगा और मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा को मिल गई थी, सब सरकारी सुविधाएं मिलने लग गई है। पापा को सीए कि हमें भी मिल जाएगी जल्दी। यूं तो राजस्थान में पहले भी जिला कलेक्टर के नेतृत्व में कमेटी अन्य देशों से आए शरणार्थियों को नागरिकता दे रही थी, लेकिन सीएए लागू होने के बाद नियमों में बदलाव होने से अभी 151 शरणार्थी भारतीय नागरिकता लेने की कतार में हैं। जिला स्तरीय कमेटी में हर रोज निर्धारित आवेदकों को बुलाकर उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। दस्तावेज सही पाए जाने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदक को नागरिकता देने का काम पूरा किया जा रहा है। देश में सीएए लागू होने के बाद खूब बवाल मचा, लेकिन भारतीय नागरिकता लेने की कतार में लगे लोग तमाम विरोधों को खारिज कर नागरिकता की राह आसान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
अर्जेंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे सीएए के बाद नागरिकता का सिलसिला शुरू हो चुका है। 11 मार्च 2024 को जैसे ही अधिसूचना जारी की, उसके बाद इस एक्ट से रास्ता साफ हो गया है और अब जहां जहां भी प्रोसेस चल रहा है, 14 नागरिकों को दिल्ली में, पाक नागरिक जो थे उन्हें नागरिकता मिल गई है और उसके बाद राजस्थान में भी यह प्रोसेस शुरू हो चुका है। 5 लोगों का डॉक्यूमेंटेशन हुआ है जो पाकिस्तान से आए थे, उनके परिवार के लोग पहले से रह रहे थे और यह सिलसिला शुरू हो चुका है। यहां जो इनके लिए काम कर रहे हैं, निमित्तकम संस्था है जिसके मीनाक्षी आहूजा जी हमारे साथ में हैं, जय आहूजा जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, और जो पाक विस्थापित पहले से जो लोग हैं, किसी न किसी तरह जिन लोगों को नागरिकता मिलनी है, उन्हीं के कोई रिलेटिव है, कोई उनका परिवार का सदस्य है, वो लोग अब हमारे साथ आज जन टीवी के स्टूडियो में हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे। लालचंद उनमें से एक हैं जिन 5 लोगों का प्रोसेस नागरिकता का हुआ है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन जो आज हुआ है, उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रहा, कब से यहाँ पे रह रहे हैं और क्या कुछ एक पूरा रहा, पाकिस्तान से क्यों भारत आना चाह रहे हैं। जी लालचंद, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। और आप पाकिस्तान, हर व्यक्ति कहता है कि मेरी मिट्टी मेरी माँ, पाकिस्तान से आप भारत आ रहे हैं और यहाँ की नागरिकता को आप स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या क्यों करना चाह रहे हैं? सीए का आपको बेनिफिट उठाने की आपने प्रोसेस शुरू किया है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जी, मेरा नाम लालचंद है। मैं 2013 में माइग्रेट हो चुका था इंडिया। तो बेसिकली पहले जो प्रोसेस थे उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी लोगों को सिटीजनशिप लेने के लिए। 15 से 20 साल लग जाते थे और बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते थे, तो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे जन। आज जो सीए आया है उसके थ्रू सब प्रोसेस बहुत एफर्टलेसली हो गया है, सब चीज़ें इजीली हो रही हैं। जैसे मैंने 15 दिन पहले निमित्तकम के थ्रू निःशुल्क फॉर्म वगैरह भरे थे, आज 15 दिन में ही मेरी इंक्वायरी आ गई है और मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। 10-15 दिन में और मेरी सिटीजनशिप हो जाएगी। कहाँ रहते हैं लालचंद आप? मैं जोधपुर में रहता हूँ। अच्छा। फिलहाल जयपुर में शिफ्ट हो रखा हूँ। तो आप अकेले हैं, परिवार के लोग भी यहाँ पे रहते हैं? परिवार के भी हैं, मम्मी पापा भाई बहन। उनकी नागरिकता हो गई? नहीं, उनका भी अभी प्रोसेस है। उनकी डेट आ गई है 1 तारीख को, 1 जून को, तो उनकी तब होगी। मैं एक बात जानना चाहूँगा कि जैसे आप लोग वहाँ से आते हैं शरणार्थी के रूप में, तो एजेंसीज और इनकी नज़रें रहती हैं कि हाँ आपका मूवमेंट कहाँ पे क्या, क्योंकि कुछ तो वॉच किया ही जाता होगा। जी जी हाँ, रेगुलरली हमारी इंक्वायरीज होती हैं टाइम टू टाइम, जैसे पुलिस की हो गई, सीबीआई की हो गई, सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, सब चीज़ें चेक होती है। जी, तो पाकिस्तान क्यों छोड़ना चाह रहे हैं आप? बस इसके बहुत सारे रीजंस हैं जी, जो मैं खुल के नहीं बता सकता। बाकी उनमें से एक ही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है, हम इजीली फील करते हैं, अपना देश है, अपने लोग हैं, सब चीज़ें फैसिलिटीज मिल रही हैं। चलिए, चिदम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो इस संस्था के लिए पहले से यहाँ पे इनको नागरिकता मिल चुकी है और यहाँ की सिटीजनशिप के साथ में अब उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो 3 देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो लोग वहाँ के अल्पसंख्यक हैं और यहाँ शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले, यानी कि उस डेट तक जो लोग आ गए हैं, अब उनके लिए नागरिकता सहज हो जाएगी। लालचंद ने जैसे बताया कि 2013 में ही वो आ चुके थे, तो इनके लिए सहज है। और पहला 5 लोगों का जो फॉर्म सीए के तहत यहाँ जिसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, एक प्रोसेस है, उसे जो फॉलो किया जा रहा है, उसमें ये भी हैं। चलिए, मैं चिदम जी आपके पास में आना चाहूँगा। क्या कठिनाइयाँ हैं, लोग क्यों आना चाहते हैं वहाँ से? हर कोई कहता है कि अपना घर होता है। जय श्री राम। देखिए, कठिनाइयाँ तो वहाँ पर जैसे हम लोग अभी सुन रहे हैं, ट्विटर पे हर जगह पे आ ही रहे हैं मैसेज में, हमें न्यूज़ वगैरह कि प्रतिदिन वहाँ पर बच्चियाँ उठती हैं, किडनैप होती हैं और उनको जबरन वहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है और वो नाबालिग यानी कि माइनर बच्चियाँ होती हैं। तो ऐसे जैसे मैं अगर बेटी का पिता हूँ तो मुझे डर रहता है कि कहीं मेरी बेटी किडनैप ना हो जाए और उसको कन्वर्ट ना कर दिया जाए। इस तरह सब माता पिता को ये डर रहता है कि अपने बच्चों का सारा कैरियर क्या उनका रहेगा, सेफ रहेंगे या उनको किडनैप करके कहीं कन्वर्ट तो नहीं कर लेंगे। और इस तरह की घटनाएं दिन में हर दफ़ा हर महीने में होती रहती हैं।
इसमें। तो इसीलिए ये सब देख के वहाँ से जो हिंदू हमारे भाई हैं, हिंदू शांति भाई हैं, वो यहाँ पर आते हैं। आप कब आए थे इंडिया? मैं 2013 में। 2013 में आपकी नागरिकता हो गई? जी हाँ, हो गई। 2021 में हो गई मेरी। अच्छा जी, चले मीनाक्षी जी हमारे साथ में। मीनाक्षी जी, इन लोगों का आइडेंटिफिकेशन आप लोग करते होंगे क्या? इसका एक प्रोसेस है जिससे आप लोग एक संस्था के, आपकी अपनी जो संस्था है उसके माध्यम से कैसे पहुंचते हैं इन लोगों तक? क्या आप लोगों का एक नेटवर्क होता है? सबसे पहले तो जो इन लोगों का रिलेटिव होते हैं उनके थ्रू इनका लेटर जाता है, वीज़ा पे अप्लाई होता है और सीआईडी इनकी पूरी जांच करती है जी। उसके बाद ही इनके आने का काम स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है। उन पे कितने कोई जी उन पे कोई मुकदमे तो नहीं हो रखे हैं, वो उनका बिहेवियर सब सही है ना, पाकिस्तान के अंदर उनका कोई क्राइम तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखकर सीआईडी जब पूरी तरीके से उनसे संतुष्ट हो जाती है उसके बाद उनको यहाँ बुलाया जाता है। जी, तो कुछ लोग आपसे ऑलरेडी टच में रहते हैं कि ये लोग आने वाले हैं, यहाँ पे आ चुके हैं, इन लोगों के साथ में ये परेशानी है? हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं और कुछ ना कुछ परेशानी के कारण ही आ रहे हैं। किसी की बेटियाँ उठ रही हैं, किसी के बच्चों को स्कूल के अंदर उर्दू पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे लड़कियों को बाहर जाने की फ्रीडम नहीं है। जब जो मर्जी हो वो एट्रोसिटी उन लोगों के साथ हो रही है। वहाँ की लेडीज़ बाहर नहीं निकल सकती हैं, अपना कुछ कर नहीं सकती हैं, एक अपने आप को हिंदू भी नहीं कह सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन लोगों के साथ हो रही है और वो सब खुल के जीना चाहते हैं, इसलिए वो लोग भारत आना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे लोग तो हैं कहने के लिए। जी, मीनाक्षी आपसे एक बात जानना चाहूँगा, रिफ्यूजी कैंप जो हैं उनमें भी आप लोग जाते हैं, वहाँ लोगों की स्थिति देखते हैं? जी, क्योंकि ये बात सही है कि अगर कोई भी आदमी अपना मुल्क छोड़ करके आता है और दूसरे देश में दो बातें होती हैं, या तो वो सताए वो परेशान हो या फिर तरक्की के लिए कोई जाता है। लेकिन पाकिस्तान से जो लोग आते हैं उनमें ज़्यादातर लोग हैं वो यही कहते हैं कि व्यापार तो वहाँ रह करके भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे को जिस पीड़ा को झेलना पड़ता है, हमारे साथ जिस दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है उसकी वजह से हम आते हैं। तो आप लोगों की बात होती है कि जो रिफ्यूजी कैंप में लोग रहते हैं उनकी व्यवस्था कैसे करनी है? क्योंकि अब जैसे हमने लालचंद से बात की है, हमने चिदम जी से बात की है, अगर 2013 के ये लोग आए हुए हैं, इनको तो चलिए 2021 में नागरिकता मिली है, इनका प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारे लोग होंगे और भी काफ़ी लोगों को मिलती रही है नागरिकता, लेकिन 10, 12, 15 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो किसी भी पिता के लिए, बच्चों के कैरियर की बात होती है, खुद की रोजी रोटी की बात होती है, वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? देखिए, रोजी रोटी तो ये लोग वहाँ पे सर्वाइव हो जाता है, लेकिन रही बात बच्चों की और एक धर्म की, ये लोग अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वहाँ से सब कुछ छोड़ के आते हैं और एक अपने धर्म को बचाने के लिए। अगर हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं और हमारे किसी भी बड़ों से कोई गलती हो गई तो हम उस चीज़ को हमारे बच्चों पे हावी ना होने दें। इस चक्कर में वो लोग अपना पूरा परिवार, पूरा मतलब कारोबार वगैरह सब छोड़ के आते हैं। कई तो ऐसे बच्चे लोग होते हैं जो अपना 1 महीने का बच्चा वहाँ छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि जिससे बाकी बच्चे तो सेफ रहें। इस तरीके की कितनी परेशानियाँ वहाँ पे होती है। यहाँ पे हम लोग इन लोगों को जॉब अवेलेबल करवाते हैं। इनके जब सब रिश्तेदार होते हैं वो एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इन लोगों को एजुकेशन के अंदर हम लोग गवर्नमेंट से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इन लोगों को एजुकेशन अवेलेबल करवाएं। और अभी बहुत सारे एक्ट ऐसे आ चुके हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट ने भी हमको बहुत फैसिलिटी दी और सब लोग बहुत अच्छे से अपना यहाँ पे आके सेट हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बिल्कुल। चले, जब कोई सताया हुआ होता है, जब पीड़ा झेल रहा होता है और उसे कहीं सुकून भरे पल मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपना जीवन बेहतर जीने की कोशिश करता है। जय आहूजा जी हमारे साथ में। जय, क्या लगता है आपको कि ये प्रोसेस चल पड़ा है? पहले से लोगों को नागरिकता मिल रही थी, अभी राजस्थान में क्या प्रोसेस है? कितने लोग हैं ऐसे जिनको ये नागरिकता CAA के जरिए मिलेगी? पाकिस्तान के लोग हैं, कुछ बांग्लादेश या अफगानिस्तान के भी आइडेंटिफाई किए? बांग्लादेशी हिंदुओं का एक परिवार जयपुर में जगतपुरा में रह रहा है जी। उसके अलावा राजस्थान चूँकि सीमावर्ती प्रांत है और हमारी सीमा पाकिस्तान से लगती है और हमारे उत्तरी इलाके जो हैं गंगानगर और कुछ थोड़ा सा पार्ट जैसलमेर का पाकिस्तानी पंजाब से लगता है, बाकी का हमारा जितना भी हिस्सा है वो सिंध से लगता है। तो जो जातियां राजस्थान में हिंदुओं की जातियां हैं वो सभी जातियां आपको पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में और इंटीरियर सिंध तक, बलूचिस्तान तक मिलेगी। और लाने का प्रोसेस भी होता है कि भारत के नागरिक की स्पॉन्सरशिप का डॉक्यूमेंट यहाँ से भेजने के बाद में वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन फाइल होती है और स्पॉन्सरशिप भेजने वाले की CID और IB के द्वारा जांच होती है। उस जांच के बाद में वीज़ा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये तय होता है।
भारत में आने के बाद भी तमाम परेशानियां हैं, पर राजस्थान में कंपैरेटिवली बेहतर इकोसिस्टम बन गया है। यहाँ सरकार के द्वारा राइट टू एजुकेशन में शिक्षा की इनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। पर रीसेंट डेज में पिछले साल से कांग्रेस सरकार ने एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर दी है, सभी बच्चों का आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया है। अब जब पाकिस्तान से व्यक्ति आता है और एक साधारण वीजा पे 60 दिन के विजिट वीजा पे आके भारत में असाइलम की एप्लीकेशन लगाता है और उस एप्लीकेशन को प्रोसेस होकर लॉन्ग टर्म वीजा आने में जो 7-8 माह का या 1 साल का वक्त लगता है, उस वक्त में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो अभी एड्रेस होने बाकी हैं। अब इसमें एक बात ये हमने पता किया था, इसमें अगर उनके परिवार रिश्तेदार अगर को पहले से रह रहा है रिफ्यूजी कैंप में, तो वो अगर बात कहते हैं कि रिलेशन में है या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन पेश करते हैं कि दोनों के बीच कोई संबंध है, तो कलेक्टर उसको वेरीफाई करके और उसके एजुकेशन के लिए अलाउ कर सकता है। ये क्योंकि एक मामला इस तरह का आया था, एक संस्था और जो शरणार्थियों के लिए काम कर रही है, क्योंकि उस वक्त ये चर्चा आई थी सामने, तो बाकायदा कहा गया कि अगर कोई ऐसा प्रूव करता है, क्योंकि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ, ये मेरे रिलेटिव्स रह रहे हैं, क्योंकि वो इस वजह से अगर वो कहीं चला जाता वापस कोई घटना होती है तो यहाँ जवाबदेही किसकी होगी। तो ऐसे कुछ लोग, तो उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। नहीं, इसको कभी का ओवरराइड कर दिया हमारे यहाँ राज्य सरकार ने, और इन सभी बच्चों को जो वीजा पे भारत आए हैं लीगल वीजा पे, उन सभी को अनुमति दे दी थी राइट टू एजुकेशन की। और पिछले 6-7 वर्षों से वो कलेक्टर वाली प्रक्रिया को कभी का सरकार ने खत्म कर दिया था। पिछले 6-7 वर्षों से बच्चों को आते ही प्रोविजनल एडमिशन मिल जाते थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता था और उनका एडमिशन स्वतः प्रक्रिया में रेगुलराइज। अब वापस हो रहा है ये प्रक्रिया? नहीं, अभी आधार कार्ड की अनिवार्यता करने से क्या हुआ है कि पाकिस्तानी हिंदू बच्चों के आधार कार्ड लगभग 1 साल बाद बनते हैं भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। भारत सरकार उन्हीं को आधार कार्ड अलाउ करती है जिनको लॉन्ग टर्म वीजा ग्रांट हो गया और 2 भारत के गारंटर जिम्मेदारी लें तो आधार कार्ड पाकिस्तानी आइडेंटिटी रखते हुए उनको दिया जाता है। चलिए गोवर्धन जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा क्योंकि आप भी खुद पाकिस्तान से हैं। आप जी कब आए थे आप यहाँ? मेरा नाम गोवर्धन दास मेघवाल है जी। मैं 2012 में आया था, 28 जून 2012 को अपने परिवार के साथ में आया था। और यहाँ पर आकर मेरे को बहुत परेशानियाँ हुई क्योंकि आधार कार्ड ना होने के कारण मेरे को मतलब काम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। 2016 में मैं जय भाई साहब के साथ जुड़ा और निमित्तकम संस्था जो है उनमें मैंने काम किया। निमित्तकम संस्था जो है वो पाकिस्तान से जो पीड़ित लोग आते हैं उनके लिए काम करती है, उनका वीज़ा बढ़ती है और नागरिकता का प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। मेरे को 2021 में नागरिकता मिल गई थी और मेरे पूरे परिवार को नागरिकता मिल गई है। तो अभी कुछ रिलेटिव्स वगैरह आ रहे हैं आपके, रिश्तेदार वगैरह आ रहे हैं? रिश्तेदार वगैरह सब आ रहे हैं। अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे स्पॉन्सर वगैरह जो हमने भेजे हुए हैं तो वेरिफिकेशन होगी तो वीज़ा वगैरह लग जाएगा, आ रहे हैं कुछ जी। कुछ लेकिन गोवर्धन जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि देखिए आप पाकिस्तान से खासकर जिससे भारत के कोई मित्राना संबंध नहीं है, वहां से कोई व्यक्ति आता है वो रडार पे होता है कि ये क्यों आ रहा है भारत में। ये कटु सत्य है, इसको मैं खारिज नहीं कर सकता, चाहे हिंदू आए चाहे मुस्लिम आए। 10 तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है और होने भी चाहिए। हर व्यक्ति के सर पे नहीं लिखा होता है कि ये कोई जासूस नहीं है, जासूसी करने नहीं आता। आप लोगों को उस प्रोसेस से गुजरना भी पड़ता होगा, क्योंकि ऐसी हरकतें पाकिस्तान की बात नहीं कर, हमारे यहाँ के बैठे लोग ही जब कर सकते हैं तो क्या गारंटी है। तो ये बताइए कि अगर डॉक्यूमेंटेशन हो या इन्वेस्टिगेशन हो तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, इनमें हम तो ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो जरूरी है, कल को कोई गलत आदमी ना आ जाए। बिल्कुल। तो कोई भी पाकिस्तान में अगर कोई पीड़ित आदमी बैठा है तो यहाँ पर जिनके रिश्तेदार हैं वो उनको राब्ता करता है कि मैं पाकिस्तान से या इंडिया में आना चाहता हूँ। तो हमारे को फ़ोन करते हैं, जैसे मैं उनका रिश्तेदार बैठा हूँ तो वो मेरे को फ़ोन करते हैं कि मैं मतलब पाकिस्तान में मुझे तकलीफ़ है और मैं इंडिया में आना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि उनका एक पासपोर्ट और एक वीज़े की कापी मंगवा लेते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम स्पॉन्सरशिप बनाते हैं, वो फिर गजटेड ऑफिसर से वेरिफिकेशन करवा के फिर पाकिस्तान भेजते हैं। फिर ये पूरी आप कैसे आए थे? यही प्रक्रिया होती है स्पॉन्सरशिप के जरिए। आप भी किसी के जरिए आए जो ऑलरेडी आपके कोई रिलेटिव रह रहे होंगे? हाँ बिल्कुल, मेरा मामी का लड़का यहाँ पर ऑलरेडी पहले से रह रहा है वो। जी लालचंद, वापस आपके पास में आना चाहूंगा क्योंकि आप भी तभी आए हैं जब मिस्टर शर्मा आए तभी। तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ा और अब सीए के बाद में क्या राहत मिल रही है?
जैसे पहले तो ये होता था कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपकी होती नहीं थी सिटीजनशिप जी, या तो आपके दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट होना चाहिए या तो फिर आपके 12 साल हो चुके होने चाहिए, पर फिर भी 12 साल होने के बाद भी सिटीजनशिप नहीं हो रही पाई। तो मैं जो अपनी फर्दर स्टडीज़ थी वो नहीं कर पा रहा था। तो पिछले 6 महीनों से मैं बहुत ज़्यादा मतलब भाग रहा था, सबसे कांटेक्ट कर रहा था कि कोई और प्रोसेस है जिससे सिटीजनशिप मिल जाए, क्योंकि मैं अपनी आगे की स्टडी नहीं कर सकता। तो मम्मी पापा की फ़ाइल 4-5 साल से लटकी हुई है, जैसे बाकी किसी की हो जाती है, किसी की अटक जाती है, तो अटकती है तो फिर बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो सीए आने के बाद तो ये इजी हो गया मेरे लिए कि मैं वो सिटीजनशिप इजीली ले सकता हूँ। जैसे आज मेरा प्रोसेस, एक डॉक्टरी अभी एमबीबीएस कर रहे हैं। जी जी, मैं आपके ब्रदर हैं वो? नहीं, मैं ही हूँ। अच्छा, आप ही एमबीबीएस कर रहे हैं? जी जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने यहाँ पे आकर के एक ऐसे पेशे को चुना है जो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिसमें भगवान लोगों को नजर आता है। डॉक्टरी का पेशा सहज बात नहीं होती है, और आप एमबीबीएस फॉरेन उस पे कर रहे हैं, आप ना कोटे पे जयपुर से कर रहे हैं? जी हाँ, जी। मैं जब बात कर रहा था तो उस वक्त कुछ बातें निकल करके आ रही थी कि हैंडपंप भी कोई दूसरा चलाता था, पानी आप लोग पीते थे, इतनी कुछ ऐसी एक घटना है, ऐसी बहुत सारी होती हैं जो मैंने जैसे पहले ही बोला है कि मैं खुल के नहीं बता सकता, क्योंकि अभी भी नागरिकता कंप्लीट हो तो उसके बाद में आप बोल सकते हैं। मेरी आदत सारी फैमिली लगभग वही है, तो मतलब मैं आपके चेहरे से कुछ पढ़ सकता हूँ कि बहुत तकलीफ में हैं लोग वहाँ पे। जी, बहुत। किस प्रांत से आए आप वहाँ से? मैं पंजाब से। जी, मियार खान, पंजाब। ओके, तो ज्यादातर लोग हैं वो पंजाब, क्योंकि लगता हुआ है हिंदुस्तान की सीमा से सिंध और पंजाब जो बॉर्डर से अटैच्ड हैं उस एरिया में ही ज्यादा रहता है लगभग। पिछले दिनों आपको ध्यान है यहाँ पे जालोर से ही माइग्रेंट होकर के इंडिया में आए और विधायक भी बने, एमएलए बने, मालूम है आपको? जी नहीं सर। वो प्रधान रहे, टीचर बने यहाँ पे रिफ्यूजी कैंप में, उसके बाद में वो प्रधान बने, प्रधान बन करके एमएलए बने। और अभी बाद के दिनों की बात है, 10-15 साल पहले ही वो आए थे, बाकायदे का एमएलए भी बन चुके हैं तरुण राय कागा जी। मिले कभी आप उनसे? जी। चलिए, मैं मीनाक्षी जी आपके पास में आना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा समय कम है। बहुत अच्छी पहल है कि वाकई अगर कोई परेशान होता है, जब सरकार ने एक रूल बना दिया तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अब क्या लगता है आपको कि प्रोसेस थोड़ा स्मूथली और स्पीडली होगा? प्रोसेस थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा स्मूथली हो गया है, और जो पहले साल लगते थे, महीने लगते थे, अब वो दिनों के अंदर हो गए हैं। जी। मेरी सभी लोगों से ये विनती है कि आप जितने भी अपने पेपर्स हैं उनको प्रॉपर बना के जाएंगे तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। केंद्र सरकार हमारी बहुत सहायता कर रही है, बस आप लोग थोड़ा सा जागरूक होइए और पेपर्स को प्रॉपर बनाइए। अभी क्या दिक्कत क्या आती है इन लोगों के जो बाहर से आते हैं? क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी कहा कि तुरंत भरोसा किसी पे कैसे किया जा सकता। मुझे लगता है कि आपकी संस्था भी नहीं करती होगी, आप लोग भी कुछ तो सेफ पार्ट लेके चलते होंगे, दूसरों से जो जिसके रिश्तेदार हैं वो ऑलरेडी आपके टच में होंगे, उनसे बातचीत करते होंगे। क्या प्रोसेस अपनाते हैं आप लोग? जो हम लोगों के भरोसा कैसे किया जा सकता है? जो हम लोगों के जानकार हैं वो लोग अपनी गारंटी पे उनको बुलाते हैं, तो उन लोगों को भी ये डर रहता है कि अगर हमारी गारंटी पे कोई गलत आदमी आ गया तो हम लोग भी यहाँ से डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। और बाकी सीबीआई और आईबी वगैरह से, सीआईडी वगैरह से प्रॉपर चेकिंग होती है, इसलिए इन चीज़ों में इन लोगों को भी इतना डर नहीं लगता। लेकिन जो भी यहाँ पे इनकी गारंटी देता है उसको ये चीज़ पता होती है कि मैं किसी गलत आदमी की गारंटी देके मैं खुद फंस जाऊंगा, मेरा पूरा परिवार फंस जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी अगर गारंटी आपकी बैंक गारंटी है, आप पैसा भर के पीछा छुड़ा सकते हैं। दूसरी कोई गारंटी है तो उसमें भी आपका पीछा छूट सकता है, लेकिन नागरिकता के लिए अगर आपके ऑन डॉक्यूमेंटेशन आपकी गारंटी है और इसमें अगर कहीं कुछ बात होती है तो साथ में आपकी गारंटी भी वहां से रद्द कर दी जाए, सॉरी आपकी जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, उसे भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है और जिसमें खरा उतरना आपको होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रश्न सिर्फ आपकी ओर से नहीं आ रहा है, ये किसी भी भारतीय के मन में आने वाला प्रश्न है कि यदि कोई गलत व्यक्ति आ गया, ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, तो एक डेटा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। 2 कैटेगरी के लोग पाकिस्तान से आए हुए भारत में रह रहे हैं। एक वो कैटेगरी है जिन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट के प्रावधानों का उपयोग करते हुए भारत में परमानेंट असाइलम यानी शरण मांगी है, और दूसरी वो कैटेगरी है जो अपने रिश्तेदार से मिलने, किसी काम से, कोई जियारत करने, हिंदू मुसलमान सब भारत आते हैं। हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत माँ को अपनी माँ मान लिया और जिन्होंने भारत की सरकार से भारत में रहने के लिए शरण मांग ली और उनको एक लीगल प्रोसेस के तहत भारत में शरण मिल गई। आपको जान के आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि 1971 से 2024 तक
एक भी व्यक्ति पे आज तक भारत द्रोह का कोई मामला न लगा है न प्रूव जी। एक आप तो चलिए इतने डीपली इसमें काम कर रहे हैं, कुछ अफगानिस्तान से भी कुछ लोग हैं जो आपसे टच में हो, जो लोग नागरिकता के लिए कोशिश कर रहे हो? अभी आपको मालूम होगा 2021 में अफगानिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में सिख समाज के लोगों को रेस्क्यू किया। उसके अलावा कुछ लोग फरीदाबाद की बस्ती में रह रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, राजस्थान में कुछ लोग रह रहे हैं। राजस्थान में कोई भी नहीं है। उनका प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा जब भी होगा। सेम वो इसलिए ये तो 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत में शरण ले चुके हैं उन्हीं लोगों को मिलेगा अभी तो बेनिफिट सीए का। पर ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में अफगानिस्तान से आए हुए हैं, क्योंकि तालिबान वहां पे 96 से डिस्टर्बेंस किए हुए। बिल्कुल। तो राजस्थान के तो मान सकते हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो पाकिस्तान से आए हुए। एक परिवार बांग्लादेश जो जयपुर के आप बता रहे हैं। तो चलिए एक सीए को लेकर के, और मैं कहीं बैठा हुआ था जिसमें मुझे ये एजेंडा लेकर के आने की इच्छा भी जाहिर हुई। अगर कुछ दिन पहले ये प्रोसेस करते थोड़ा सा अर्ली, तो मुझे लगता है कि राजस्थान का पहला नाम होता कि नागरिकता पहले राजस्थान में दी गई है। ये प्रोसेस दिल्ली ने थोड़ा फास्ट किया और जय आहूजा जी प्रोसेस करते रहे लेकिन बैठ नहीं पाए। अब तो इनको भी लगता है कि मैं काश 3 दिन पहले अगर और ये चेक करते रहा होता। मीनाक्षी जी, लगता है आपको कि थोड़ी सी और हम जल्दी दौड़ धूप करते तो शायद पहला नाम राजस्थान का ही होता? खैर, लेकिन कोई नहीं, अभी भी मिल रही है तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल। और इस सब के लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इन लोगों के लिए इतना सोचा और एक कदम उठाया। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सीए के तहत नागरिकता का प्रोसेस यानी कि आज शुक्रवार से ये शुरू हुआ है और 5 लोगों का डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। आई थिंक 150 लोगों के आसपास। इसी महीने जो मुझे जानकारी है 68 लोगों का होगा और 72 जो लोग हैं उनका कुछ दिन बाद होने वाला है। तो खैर चलिए, जो भी प्रोसेस है वो लगता है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा होता है, किसी को आप नागरिकता दे रहे हैं तो वक्त थोड़ा लगता है, लेकिन जो भी है चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।